मेरे साथ आज मेहमान हैं ज़ियाउल हक के फर्जंद एजाजुल हक साहब। इनसे पूछते हैं क्या इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है। अमेरिका ने साजिश तो जरूर की, पहली मर्तबा नहीं की। इमरान खान की जमहूरी हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से हटाया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से साजिश हो रही थी। इमरान खान ने यह कहा कि जी हम किसी के गुलाम हैं। रशिया गया है, कौन सा बड़ा कोई ऐसा कर दिया कारनामा कि हुकूमत से ही निकाल दें इसको। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मेरे साथ आज मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग जेड के रहनुमा, साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर ज़ियाउल हक के फर्जंद एजाजुल हक साहब। अभी माजी करीब में इमरान खान से भी बारहा मुलाकातें कर चुके हैं, एक नहीं बहुत मुलाकातें भी हो चुकी हैं। इनसे पूछते हैं 9 अप्रैल का दिन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है या वो एक बयानिया बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, गिव अ प्रीशियस टाइम। इमरान खान से मुलाकात हुई है आपकी, जब वजारत से हाथ धो बैठे हैं, इमरान खान क्या कहते हैं, क्या वाकई उनके खिलाफ़ कोई साजिश हुई है? जब वो वज़ीर आज़म थे तो मैं 3.5 साल तक उनसे मिला नहीं था। उनके जब आखिरी अयाम थे, यानी जब पता था कि मुदाखलत और साजिश हो रही है, साजिश कह लें मुदाखलत कह लें एक ही बात है, तो तब मेरी 5 अप्रैल को मुलाकात हुई थी। और मैं इसी वजह से गया था कि मुझे मालूम था कि जो साजिश हो रही है, एक तरफ इमरान खान है जो उस वक्त अपनी मकबूलियत खो चुके थे, और दूसरी तरफ वो टोला था जो गैर मकबूल होने के साथ साथ इस मुल्क के अंदर मतलब करप्शन के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से बहुत बदनाम, यानी इस किस्म के उनको लाना ही मैं समझता था कि एक बहुत बड़ा साजिश है इस मुल्क के साथ। लेकिन क्योंकि ये मालूम हो गया था तो मैंने कहा कि किसी तरह से जो उनके मामलात ख़राब हुए हैं इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि इमरान खान की जमहूरी हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया। गैर जमहूरी इन द सेंस कि सारी दुनिया देख रही थी कि किस तरह से ये मामलात चल रहे हैं, सारी दुनिया देख रही थी कि एक मरासला आया है, सारी दुनिया देख रही थी कि सिंध हाउस जो है वो करप्शन का गढ़ बना हुआ है, ख़रीदो फ़रोख्त का गढ़ बना हुआ है। उसके बावजूद अगर आप इसको रोकने के बजाय इसको फ्री हैंड दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से साजिश हो रही थी। लेकिन अमेरिका ने साजिश तो ज़रूर की, मुदाखलत भी की, पहली मर्तबा नहीं की, तीसरी चौथी मर्तबा की। पहली मर्तबा 1988 में मुदाखलत हुई थी जब जनरल ज़ियाउल हक शहीद हुए, तो इलेक्शन मुल्क में होने थे। खैर वो एक नए ज़ियाउल हक ने जन्म लिया, उनके जनाजे के बाद एक बड़ी मकबूलियत हो गई। मकसद मेरा ये कहने का है कि जब इलेक्शन हुए 88 के, तो उस वक्त अक्सरियत किसी के पास नहीं थी। लेकिन अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने ख़त लिखा गुलाम साहब खान को, और उस ख़त में उन्होंने कहा कि मैं अब वी लुक फॉरवर्ड, यानी कि हम चाहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान की, और हम उनको दावत देना चाहते हैं वाशिंगटन के लिए। ये पहली मुदाखलत थी पाकिस्तान की तारीख में, जिसके बाद मरकज़ में हुकूमत पाकिस्तान तो उस वक्त की नहीं थी, लेकिन उस वक्त के सदर मजबूर हो गई कि बेनज़ीर को यहाँ लेकर आएँ। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए पंजाब में जहाँ पर IGI की अक्सरियत नहीं थी, उनको वहाँ ताने बाने बांध कर उनको वहाँ हुकूमत बना दी ताकि चेक एंड बैलेंसेस रहें। साहब खान साहब ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया था, सर अंजाम दे दिया कि उनके खिलाफ साजिश हुई? ज़ियाउल हक साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी पर चढ़ गए, उन्होंने तो कुछ किया था मुल्क के लिए। खान साहब ने ऐसा कौन सा काम किया कि इनके खिलाफ साजिश हो गई? देखें, बात ये नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू ज़रूर किया था, कुछ उसकी तशहीर भी की थी, लेकिन वो अभी उन मराइल में था जहाँ पे ना होने के बराबर था। इमरान खान ने यह कहा कि जी हम किसी के ग़ुलाम हैं, हम क्यों यूक्रेन को कंडेम करें, हम क्यों ना रशिया जाएं, हम क्यों ना चाइना के साथ CPEC जो है वो करें। रशिया गया है, कौन सा बड़ा कोई ऐसा कर दिया कारनामा कि हुकूमत से ही निकाल दें इसको। हिंदुस्तान ने यूक्रेन को कंडेम नहीं किया। हिंदुस्तान रशिया के साथ आज भी तजारत कर रहा है, आज भी उनके असला ले रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। ईरान पे सैंक्शंस लगी, पाकिस्तान ने अपनी गैस पाइपलाइन बंद कर दी, अमेरिका हिंदुस्तान जो है चाबहार का पोर्ट बना रहा था, वो वहाँ से गैस भी लेने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था। तो हमें कैसे आपने एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है कि आप कहें जी वो ये काम नहीं करना, CPEC नहीं करना, हम CPEC से रिवर्स मार दें। आप कहें जी कि
फलानी चीज़ को कंडेम करो, हम बैठ के कंडेम कर रहे हो। भाई हम खामोश बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब रशिया गए थे, एक अच्छी पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी, पेट्रोल भी देने का उसने कहा, गंदम भी देने का कहा। उसे कहा गया कि तुम यूक्रेन को कंडेम करो। उसने कहा यार मैं कंडेम नहीं कर सकता, मैं किसी की जंग में शामिल नहीं होना चाहता, मैं आपकी सुलह करवा सकता हूँ क्योंकि मेरे ही पुतिन के साथ ताल्लुकात है, मैं जाके उससे बात आपकी पहुँचा सकता हूँ। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट। फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो थी कि अमेरिका ने एक यू टर्न लिया है कि ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बढ़ाए उन्होंने। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने लगा हूँ, इसको आप भी और आपके नाजरीन भी गौर से सुने। उस यू टर्न के बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर मतलब कि जो 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 एनर्जी के लिए है मुआहदा किया इंडिया के साथ। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी का मुआहदा किया इंडिया के साथ। किया कि नहीं किया? पाकिस्तान जिसके साथ 72 साल के से ताल्लुकात थे, जिसके लिए छठा बैरी बेड़ा आते आते 1971 में मुल्क 2 लाख हो गया, उसको पीछे छोड़ दिया और कहा। अब अमेरिका क्या कह रहा है, जो खान साहब नहीं मान रहे थे। एक तरफ कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी हमें कहते हैं जी इनके साथ ताल्लुकात करें। आते ही पहला काम इन्होंने क्या किया कि जो कॉमर्स अटैची होता है तिजारत का, उसको तैनात किया इंडिया के अंदर। इंडिया को जो उसकी ख्वाहिश है, और वही हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है, जिसको अगर हमने दे दिया तो इसका मतलब पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और कश्मीर का मसला कभी भी हल नहीं होगा। वो हिंदुस्तान तिजारत के लिए रास्ता मांग रहा है, वाघा से लेकर तोरखान तक। अभी तो मियाँ नवाज शरीफ सबसे सख्त दुश्मन है मरहूम ज़िया-उल हक की। क्या वजह है? परवरिश भी की, सियासत भी सिखाई और फिर अगेंस्ट जाना, क्या समझते हैं आप? वो इसमें कोई शक नहीं कि ना सिर्फ परवरिश की बल्कि अपनी उम्र भी उनको लगाने की किया। और मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ जनरल ज़िया-उल हक का मुखालिफ है। नवाज शरीफ के जहन में फ़ौज के ख़िलाफ़ एक गुस्सा, एक बदले की आग, वो 99 के बाद जब मुशर्रफ का कू हुआ था और जब ये उसका जहाज़ अगवा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उसके बाद से उनका एक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक रवैया पैदा हुआ उनके अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने पहला वज़ीर आज़म 3 दफ़ा जो बना है, उसने खड़े होकर जलसों के अंदर नाम लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, पाकिस्तान के DGISI का, जो बातें उन्होंने की, मेरा ख्याल है कि हमारा दुश्मन भी हमारी फ़ौज के बारे में जुर्रत नहीं रखता कि ऐसी बात करेगा। साहब मुझे ये बताएं कि खान साहब 3 साल 3.5 साल इक़्तिदार में रहे, मईशत आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, महंगाई उरूज पर है, IMF के हाथों में है सब कुछ, जो वो कहते हैं वो हमारा मुल्क उस पर चलता है। खान साहब क्या कहते हैं, मैं आके मुल्क में वापसी क्या कर लूँगा, जो वो खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं, कैसे मईशत को संभालेंगे? उनके पास तो टीम नहीं है, उनके पास खर्चा करने वाले जहांगीर तरीन और अलीम खान चले गए। खर्चा करने वाले उधर चले गए ना, अब खर्चे ही करने वाले हैं जो ख़राब करते हैं आपको। वो आज इधर थे, खान साहब के साथ थे, आज वो हमज़ा के साथ हैं या नवाज शरीफ के साथ हैं। तो ये खर्चे वाले ही हैं जिसकी वजह से ये मुल्क इस वक्त इतनी तबाही की दाने पर खड़ा हो गया। आपने कहा कि महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, कोरोना था, बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुल्क में मुश्किलात थी। मैंने नहीं कहा खान साहब ने कुछ 30 मार खान है और उन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, उनकी टीम भी अच्छी नहीं थी, चंद लोगों के अलावा सारे मांगे तांगे के रखे हुए थे। ऐसे भी लोग थे जिनको खान साहब ज़िंदगी भर जानते ही नहीं थे, वो आके वज़ीर बन गए। मोहित यूसुफ कौन था? नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र था। ये दूसरा जो इनका नैब का बना हुआ था एडवाइज़र, मुझे नहीं पता कहाँ से आया था और खान साहब के क्या ताल्लुकात थे, उसको कौन लेकर आया पाकिस्तान। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर जो बड़े 30 मार खान बन रहे थे, पूरी पाकिस्तान की जमातें इकट्ठी हुई भी नहीं। रुपया जनाब 15% डिवैल्यू हो गया, स्टॉक मार्केट तबाह हो गई है, ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो ख़त्म हो गए। अगर इतने ही बड़े ये आए थे IMF के और अमेरिका के कंधों में बैठ कर, तो इनके आने के बाद तो अगर लोगों का होता इत्मीनान होता है इनमें, तो स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जानी थी और रुपया जो 160 पे आता। को आप $1 बिलियन लेने के लिए घुटने टेकते हैं, या $3 अरब सऊदी अरेबिया से UAE से लेने के लिए घुटने टेकते हैं। आप अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंसेंटिव दें, 14% पे आप अपने बॉन्ड जो दे रहे हैं, 2% आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहें कि भाई 2% तुम्हें ज़्यादा देंगे, पैसे भेजो पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ आपको किसी की मुताजी नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप मुताज रहें, वो चाहते हैं कि आपके घुटने टेकें। वो पाकिस्तान को, मेरी बात आज सुन लें गौर से, मजाक नहीं हो रहा पाकिस्तान के साथ। आज जो कुछ हम देख रहे हैं
डीमिलिटराइज कर रहे हैं, डी न्यूक्लियराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, डी इस्लामाइज करेंगे पाकिस्तान को। ये उनका एजेंडा है, उस पर हम चल निकले। और ये अमेरिकन थिंक टैंक्स जो है आज वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो, पाकिस्तान को चाइना से दूर करो। पाकिस्तान ये एक सुपर पावर जो है, ये चाइना बन रहा है वहाँ पर। आज उनके पास जितना पैसा है, इतना मेरे ख्याल में अमेरिका के पास उससे एक कुछ भी नहीं है। वो तो डॉलर छाप छाप के कर रहे हैं ना। 8 डॉलर से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं रशियन रूबल्स में, 8 डॉलर से कन्वर्ट हो रहे हैं चाइनीज़ करेंसी में। तो अमेरिका को तो फिक्र पड़ी हुई है कि वो उसकी जो चुदराहट थी, जो एक वाहिद सुपर पावर थी इकोनॉमिकली, अब वो बहुत पीछे रह गया। तो हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त बने, हम चाहते हैं, लेकिन हमें वो अहमियत दे जो हमारी अहमियत है।